लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय माननीय बिरला जी, राज्यसभा के सम्माननीय उपसभापति जी, माननीय महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, महाराष्ट्र के विधानसभा के हमारे सभापति माननीय रामजी शिंदे साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, माननीय राहुल जी नार्वेकर, अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा, माननीय अन्नाजी बनसोडे, माननीय गोरेताई, माननीय लोकसभा के चेयरपर्सन एस्टीमेट कमेटी जायसवाल जी, देश भर से आए हुए सभी माननीय एस्टीमेट कमेटी के चेयरपर्सन्स, सभी सदस्यगण, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी एस्टीमेट कमेटी के सब सदस्यगण, लोकसभा के राज्यसभा के सेक्रेटरी श्रीयुत मोदी जी, लोकसभा के उत्पल सिंह जी, महाराष्ट्र विधानसभा के सभी सम्माननीय सचिव और साथियों, मैं महाराष्ट्र की पावन धरती पर देश भर से आए हुए सभी सम्माननीय समिति के सदस्यों का महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से स्वागत करता हूं। आज की सभा में लोकसभा एवं देश की अनेक विधानसभाओं की प्राक्कल समितियों से जुड़े प्रतिनिधि की यहाँ मौजूद है। हम सभी यहाँ इसलिए जुटे हुए हैं कि ताकि देश भर की प्राक्कल समितियों के कामकाज के कुछ न कुछ सीखते हुए नए निष्कर्ष निकाले, नई राह खोजे और उन पर चलते हुए अपने अपने राज्यों में आम जनता की सुविधा के लिए जो बेहतर हो सकता है वह करे। प्राक्कल समिति के माध्यम से संविधान निर्माताओं के कार्यप्रणाली पर वित्तीय नियंत्रण की परिकल्पना की थी। वास्तव में कार्यपालिका का यह पावन कर्तव्य है कि प्राक्कल समिति की अनुशासन को दृष्टि से रखते हुए राज्य एवं राष्ट्र के बजट का निर्माण करे। प्राक्कल समिति के प्रतिवेदों के कार्यपालिका में बजट संबंधी कार्य की विशुद्ध विवेचना रखती है और कार्यप्रणाली का से अपेक्षा की जाती है कि यह समिति के प्रतिवेदों का गंभीर अध्ययन करे तथा संतुलित, प्रभावकारी एवं जन कल्याणकारी बजट का निर्माण करे, आर्थिक स्रोतों का दोहन करे ताकि राज्य शासन एवं राष्ट्रीय शासन को जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं कि आर्थिक बाधा न आए। हम आज की स्थिति में प्राक्कलन समिति के अधिकारों और दायित्व की बात करें तो यह समिति व्यय के अनुमानों की विस्तार में जांच कर सकती है तथा सरकार के उद्देश्य के सर्वाधिक वित्त व्यवस्था की एवं कुशल क्रियान्वयन के लिए सिफारिशों की कर सकती है। इस प्रयोजन के लिए समितियों का आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी जानकारी मांगने का अधिकार है। समिति को इस शक्ति को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। भारतीय शासन प्रणाली संघीय सिद्धांत पर आधारित है तथा सरकार के दोनों अंगों अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका अधिकार क्षेत्र संविधान के निहित सिद्धांतों द्वारा संचालित होती है। कोई भी संस्था संविधान में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकती। प्रत्येक संस्था की शक्तियाँ सीमित है, इसलिए विधायिका की समितियों की शक्तियाँ भी
विधायिका के निहित शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि ये समितियां शक्ति के मामले में पूरी तरह विधायिका की शक्तियों पर निर्भर है। किसी योजना को लागू करने या नीति बनाने से पहले प्रशासन द्वारा कैबिनेट को दी गई सलाह की जांच करना निश्चित रूप से समिति के अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है। योजना के अस्तित्व में जाने वाले उनके लिए वित्तीय प्रावधान किए जाने वाले के बाद समिति मामले की राहत और विस्तृत जांच करती है। ये योजना का यह पूरी तरह से अनावश्यक है। क्या इस बात पर अपेक्षा से अधिक खर्च किया गया है? क्या योजना के उद्देश्य पूरे हुए हैं? क्या योजना आर्थिक रूप से व्यावहारिक है? या इससे भी आगे जाकर यदि कोई योजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है तो उसे बंद कर देना चाहिए और उसकी जगह दूसरी योजना बनानी चाहिए। इस सीमा तक भी समिति सिफारिश कर सकती है और इस संबंध में समिति से सभी आवश्यक जानकारी मांगने का अधिकार रखती है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख ने 10 अप्रैल 1951 को प्राक्कलन समिति की कार्य के बारे में कहा था कि हम प्राक्कलन समिति को अपना मित्र मानते हैं, क्योंकि हमें मार्गदर्शन देने के लिए हम आपके संसाधनों का सर्वोत्तम संभव तरीके से और सभी के साथ लाभ के लिए कैसे उपयोग करें। कुल मिलाकर उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए प्राक्कलन समिति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय समिति के रूप में मान्यता दी गई है। और मैं विशेष तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा की प्राक्कलन समिति के संबंध में कुछ बातें पर प्रकाश डालना चाहूँगा। देश स्वतंत्र होने के बाद एवं राज्यों का पुनर्गठन होने से पहले मुंबई विधानसभा की प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम 1951 में किया गया था। 1960 में राज्य के भाषाई पुनर्गठन के बाद महाराष्ट्र विधानसभा नियमों में अनुसार वित्त मंत्री प्राक्कलन समिति के पदेना प्रमुख रूप से कार्य करते थे, किंतु फिर यह तय किया गया कि सदन का कोई वरिष्ठ सदस्य इस समिति का अध्यक्षता करेगा और उसके अनुसार 1961 के बाद समिति प्रमुख समिति की रिपोर्ट सदन में रखते थे। शुरुआती कुछ वर्षों में समिति की रिपोर्ट पर सदन को बहस भी होती थी, किंतु बजट होने वाली चर्चा और समिति की रिपोर्ट पर होने वाली चर्चा में बहुत कम अंतर होता था। मुझे अक्सर ऐसी जैसे ही होते थे, ये ध्यान में आने के बाद समिति की रिपोर्ट पर सदन में बहस की परिपाटी बंद हो गई। लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का महत्व सबसे अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का यह अनुमान अधिक अध्यक्षीय लोकतंत्र से अधिक होता है। अध्यक्षीय लोकतंत्र में स्थिरता शायद ज्यादा होती होगी, पर संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व सर्वतोपरि है और उत्तरदायित्व का उपकरण होते ही ये समितियां संसदीय लोकतंत्र को एक लोकतंत्र कहा जाता है। हम इसे अंकुश कहेंगे। लोकतंत्र में अंकुश 4 प्रकार के होते हैं। पहला है जागरूक मतदाता, दूसरा संसद या विधायिका, तीसरा है निष्पक्ष न्यायपालिका और चौथा है निर्भीक पत्रकारिता। हम बारीकी से देखो तो इन्हीं 4 अंकुशों से चलते भारत का लोकतंत्र सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें से संसद और विधायिका के अंकुश भी धार है। ये समितियां, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, यहाँ अपनी स्थापना के बाद से अब तक प्राक्कलन समिति द्वारा विभिन्न विभागों के संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन को व्यवहारिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपनी सार्थकता के सिद्ध कीजिए। समय कम होने के कारण इसी से सिर्फ कुछ का उल्लेख मैं इस सदन को सामने करना चाहूँगा। जैसे 1978 में पेश गई महाराष्ट्र का पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्य चर्चा अनुसंधान मंडल शिक्षण विभाग की 27वीं रिपोर्ट, फिर 1994 में बजट प्रकाशन की सुविधा पर पेश की गई 14वीं रिपोर्ट, राज्य सरकार की झुनका भाकर योजना 1997 में पेश की गई 11वीं रिपोर्ट, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पर 98 में पेश 17वीं रिपोर्ट, इसी वर्ष एकाधिकार कपास खरीद पर दी गई 19वीं रिपोर्ट, राज्य में फसलें, वैकल्पिक फसलें, उर्वरक उपयोग, फसल उत्पादक एवं उत्पादन क्षमता पर अप्रैल 2001 में पेश गई 8वीं रिपोर्ट, फिर इसी वर्ष स्कूल पोषण योजना पर दी गई 9वीं रिपोर्ट।
इस वर्ष राज्य में बंधों पर, नहरों में रिसाव, लीकेज, परिवहन, बाष्पीकरण, चोरी आदि के कारण होने वाली जल हानि पर 10वीं रिपोर्ट, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना पर दिसंबर 2003 में दी गई 18वीं रिपोर्ट। इसी प्रकार यहाँ की प्राक्कलन समिति वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक चली 11वीं विधानसभा की अवधि में विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुल 27 रिपोर्ट, वर्ष 2009 से 2014 तक चल 12वीं विधानसभा की अवधि में कुल 33 रिपोर्टें तथा वर्ष 2014 से 2019 तक चली 13वीं विधानसभा की अवधि में कुल 30 रिपोर्ट विधानसभा में दोनों सदनों को प्रस्तुत की है। निश्चित रूप से इन रिपोर्टों का आधार पर कोई राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से कारण लोगों का जीवन सुगम बनाने में मदद मिलती है। आगे महाराष्ट्र में आपकी प्रकल्प समितियों के माध्यम से सामान्य जनजीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की इसी प्रकार को प्रतिबद्ध कायम रखती है। मुझे पता है कि मान्यवर यहाँ बोलने वाले हैं, फिर भी एस्टीमेट कमेटी के जो मेंबर यहाँ आए हैं, हम एक अच्छा काम राज्य के अंदर, देश के अंदर खड़ा कर सकते हैं। मुझे पता है कि एक बार, पिछली बार जब मैं एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन था तो पुणे में कमेटी गई थी, तो पुणे के कमिश्नर, वहाँ के पुलिस कमिश्नर, उन्होंने मुझे बताया कि आप चलिए हमारे बंगले पर, आप चलिए हमारे घर पर। मतलब क्या बात है, आप, हमको तो काम करना है कमेटी का, तो बोले आपको चलना है और हमारा बाथरूम देखना है। बोला बताइए बाथरूम, तो 500 स्क्वायर फीट का बाथरूम था। बोले मुझे बाथरूम 500 स्क्वायर फीट का है, पर जब मेरा जवान रहता है, वो जवान के लिए रहने के लिए 300 स्क्वायर फीट का घर है, तो हमको 500 स्क्वायर फीट का बाथरूम घर है और जवान को रहने के लिए 300 स्क्वायर फीट का घर है। तो मेरी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई और महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट भेजी और सरकार ने टाइप प्लान लागू की कि मुंबई, जहाँ एक एक इंच का बहुत महत्वपूर्ण जमीन का भाव का है, तो यहाँ पर 500 स्क्वायर फीट के घर पुलिस वालों को देने के लिए कमेटी ने सिफारिश की और सरकार ने ये हमारी बात मानी और आज महाराष्ट्र के अंदर सभी पुलिस दलों को 500 से 600 स्क्वायर फीट के घर यहाँ पर मिल रहे। समितियाँ बहुत कुछ कर सकती है, अच्छा काम कर सकती है। मेरी आपसे विनती है, आज का उद्घाटन का सत्र है, हम जो चर्चा करेंगे निचले हाउस के अंदर, तो वहाँ पर निश्चित रूप से इन बातों को पर गौर करेंगे। आज मैं यहाँ पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और हमारे विधिमंडल के सभी माननीय कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था की है। सही मायने में मेरी मदर टंग मराठी है, मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत जाती है, फिर भी आप देश भर से सभी लोग आए हैं, इसलिए मैंने हिंदी बोलने की यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास किया हूँ। इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर।